हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। तो ये प्रैक्टिस का 24वां वीडियो है। इसके पहले 23 वीडियो आ चुके हैं। आज की वीडियो में मैं शिक्षण विधियों से संबंधित सभी प्रश्न लेकर आई हूँ, क्योंकि इन प्रश्नों को पढ़ना भी जरूरी है। लगभग 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे शिक्षण विधियों से। तो इसीलिए आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है सेलिगमैन द्वारा, दूसरा विकल्प है मिशेल द्वारा, तीसरा विकल्प है फेयरचाइल्ड द्वारा और चौथा है पीटर लेविस द्वारा। तो सामाजिक विज्ञान ज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का गठन करता है और मनुष्यों के साथ उनके सामाजिक व्यवहार के संबंध में व्यवहार करता है। सामाजिक विज्ञान संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली, स्थान और पर्यावरण, शक्ति और अधिकार, शासन, अर्थव्यवस्था, नागरिक शास्त्र आदि जैसी अवधारणाओं या मुद्दों का अध्ययन करवाता है। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। तो यह किसने परिभाषित किया है? तो यह परिभाषित किया है फेयरचाइल्ड द्वारा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भी जान लीजिए। जो सेलिगमैन है, इन्होंने क्या कहा है सामाजिक विज्ञान के बारे में? तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान उन मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञानों की तरह है जो व्यक्ति की गतिविधियों से समूह के सदस्य के रूप में निपटते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान शब्द उन सभी विषयों को शामिल करता है जो मनुष्य के सामाजिक संबंध से संबंधित हैं। ये कहा है सेलिगमैन ने। मिशेल द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? तो मिशेल के अनुसार सामाजिक विज्ञान शब्द मनुष्य और समाज से संबंधित किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए शिथिल रूप से लागू होता है। और पीटर लेविस द्वारा जो परिभाषा दी गई है तो इनके अनुसार सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखते हैं जो मनुष्य के समाज तथा सामाजिक विकास को संचालित करते हैं। तो ये भी सब याद रखिएगा। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? पहला विकल्प है लिंगुआफोन, दूसरा विकल्प है ओवरहेड प्रोजेक्टर, तीसरा विकल्प है चित्र विस्तारक यंत्र और चौथा है बुलेटिन बोर्ड। तो श्रव्य सामग्री पूछी गई है, तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है लिंगुआफोन। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा श्रव्य सामग्रियों के उदाहरण और कौन कौन से हैं? ग्रामोफोन है, रेडियो है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीफोन है। ये सभी भी श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। लिंगुआफोन लंदन में स्थित एक वैश्विक भाषा प्रशिक्षण प्रदाता है और 1901 से स्व अध्ययन भाषा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र और बुलेटिन बोर्ड, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? पहला विकल्प है रचनात्मक परियोजना, दूसरा है विध्वंसक परियोजना, तीसरा है समस्यात्मक परियोजना और चौथा है अभ्यास परियोजना। तो विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षण की परियोजना विधि को लोकप्रिय बनाया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि परियोजना विधि को लोकप्रिय किसने बनाया? तो आपको याद रखना है किलपैट्रिक ने। और उनके अनुसार एक परियोजना को सामाजिक वातावरण में चलने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि माना जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है।
तो वह है विध्वंसक परियोजना। ये इनकी परियोजना का प्रकार नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो तीनों लिखी हुई हैं ये इनकी परियोजना के प्रकार हैं: रचनात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। लेकिन विध्वंसक परियोजना इसमें नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? पहला विकल्प है नॉर्मन ए क्राउडर, दूसरा विकल्प है B.F. स्किनर, तीसरा विकल्प है थॉर्नडाइक और चौथा है थॉमस F. गिलबर्ट। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया B.F. स्किनर ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कब किया प्रतिपादन? तो 1954 में, ये भी याद रखिएगा। इसमें सीखी जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे उपभोज सूचना खंड में प्रस्तुत किया जाता है, जो एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल में 4 प्रकार के फ्रेम का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से फ्रेम हैं? पहला है परिचयात्मक फ्रेम, दूसरा है शिक्षण फ्रेम, तीसरा है परीक्षण फ्रेम और चौथा है अभ्यास फ्रेम। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? पहला विकल्प है समय की कमी, दूसरा है प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, तीसरा है संकल्पनात्मक त्रुटि और चौथा है भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। तो आकलन शब्द आमतौर पर छात्रों की उपलब्धियों के लिए एक मात्रात्मक मूल्य आवंटित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अब इसमें पूछा गया है कि आकलन की सीमा नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है? समय की कमी, संकल्पनात्मक त्रुटि, भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, ये इसकी सीमाएं हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, ये इसकी सीमा नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? पहला विकल्प है विषय का ज्ञान, दूसरा है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, तीसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और चौथा है शिक्षण विधियां चौथा है विधियों एवं तकनीकी का ज्ञान, यानी कि शिक्षण एवं तकनीकी का ज्ञान। तो पाठ योजना क्या होती है? तो पाठ योजना का तात्पर्य वास्तविक शिक्षण के संचालन के लिए पूर्व पाठ से होने वाली तैयारी से है। इसमें पाठ शुरू करने से पहले शिक्षण अधिगम गतिविधियों की योजना शामिल है। अब इसमें पूछा गया है कि पूर्वापेक्षा नहीं है, तो अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, ये पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पाठ के वितरण में इसकी कोई भूमिका नहीं है। यद्यपि अभ्यर्थी के बारे में ज्ञान शिक्षक को छात्रों के स्तर और अधिगम की शैली को समझने में सहायता करता है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान ये सहायता नहीं करता है और ये पूर्वापेक्षा नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं विषय का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विधियों एवं तकनीकी का ज्ञान, ये सभी पाठ योजना की पूर्वापेक्षा हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि जो सही मिला हुआ है वह बताना है। पहला लिखा है सुकरात निर्देशन विधि, दूसरा है प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि और चौथा है अरस्तु आगमन और निगमन विधि। तो जो सही सुमेलित है वह डी विकल्प है, अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि दी है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो निर्देशन विधि है ये सुकरात की नहीं है, बल्कि ये A.J. जोन्स की है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी है, संवाद विधि भी सुकरात ने दी है, तो आपको ये भी याद रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदी प्रणाली दी है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला विकल्प है पर्यावरण से परिचित होना, दूसरा है सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, तीसरा है सांस्कृतिक विरासत की सराहना और चौथा है जाति प्रथा की
प्रशंसा। तो सामाजिक विज्ञान में ज्ञान की एक शाखा शामिल होती है जो मूल रूप से मानव समाज या मानवीय संबंधों का अध्ययन करवाती है। इसमें मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो जाति प्रथा की प्रशंसा करना ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो उद्देश्य हैं वह कौन कौन से हैं? छात्रों को उनके भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराना, छात्रों के बीच सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक नागरिकता जैसे गुणों की सराहना करना, छात्रों में देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना और अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना का विकास करना। तो ये सभी उद्देश्य हैं, लेकिन जाति प्रथा की प्रशंसा ये उद्देश्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 7। तो समस्या समाधान एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अब इसमें लिखा है कि ये समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, तो 5 चरणों का सुझाव दिया गया है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं 5 चरण? किसी समस्या को पहचानना यानी कि समस्या की पहचान करना, डेटा का संचयन, तीसरा है परिकल्पना तैयार करना, चौथा है परिकल्पना का परीक्षण और 5वां है सामान्यीकरण। तो ये चरण भी आपको याद रखने हैं और इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? पहला विकल्प है बौद्धिक व मानसिक विकास, दूसरा है अवकाश के समय का सदुपयोग करना, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना और चौथा है शिक्षण शिष्टाचार। तो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है पूछा गया है, तो शिक्षण शिष्टाचार ये सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो तीनों लिखे हुए हैं ये सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अखंडता का विकास करना, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी समझ बनाना और भी लक्ष्य हैं, लेकिन शिक्षण शिष्टाचार इसमें नहीं है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। पहला विकल्प है समय और परिश्रम की बचत, दूसरा है विषय वस्तु की स्पष्टता, तीसरा है ए और बी दोनों गलत और चौथा लिखा है ए और बी दोनों सही। तो शिक्षण सामग्री शिक्षण में अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है, जो कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। अब इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है, तो समय और परिश्रम की बचत और विषय वस्तु की स्पष्टता ए और बी दोनों ही सही है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी है। पहला विकल्प है कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, दूसरा है ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, तीसरा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज और चौथा है सामाजिक अध्ययन आयोग USA की रिपोर्ट। तो यह जो परिभाषा है ये है कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया की। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? पहला विकल्प है ब्रिटेन, दूसरा विकल्प है USA, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किया ब्रिटेन ने। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने शिक्षा प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने, वेब आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा और छात्रों के बीच ऑनलाइन चर्चा का भारी उपयोग करने की क्रांति शुरू की। तो इसमें आपका ये विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है?
पहला विकल्प है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा है व्यक्ति परकता। तो मूल्यांकन एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। मूल्यांकन की अवधारणा के अनुसार अधिगम की पूरी प्रक्रिया छात्रों की सफलता और विफलता के लिए जिम्मेदार होती है। अब इसमें पूछा गया है अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है, तो इसमें व्यक्तिपरकता सही नहीं है। अच्छे मूल्यांकन के मापदंड कौन कौन से होते हैं ये भी तो आपको याद रखने हैं। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, प्रयोज्यता, व्यापकता और निदानात्मकता। व्यक्तिपरकता इसमें नहीं होता, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। पहला विकल्प है सामाजिक मूल्य, दूसरा है जनतांत्रिक मूल्य, तीसरा है कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विभिन्न पहलुओं और समाज में लोगों के सामाजिक संबंधों से संबंधित है। और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल कौन कौन से हैं? तो सामाजिक मूल्य है, जनतांत्रिक मूल्य है, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है, यानी कि ये सभी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। तो उपरोक्त सभी डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। पहला विकल्प लिखा है श्रेणी यानी ग्रेड निश्चित करने में, दूसरा है विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, तीसरा है सत्रांत मूल्यांकन में और चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। तो आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। और इसमें अनुपयुक्त पूछा गया है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनुपयुक्त पूछा गया था, इसलिए डी विकल्प उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? पहला विकल्प है इतिहास, दूसरा है नागरिक शास्त्र, तीसरा है भूगोल और चौथा है मनोविज्ञान। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में जो विषय शामिल हैं वह इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र विषयों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें मनोविज्ञान शामिल नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। पहला है परिभाषा देना, दूसरा है वर्गीकरण करना, तीसरा है स्थापित करना और चौथा है प्रत्यय स्मरण करना। तो व्यवहार को 3 मूलभूत श्रेणियों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। अब इसमें पूछा गया है कि जो शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है तो वह है स्थापित करना। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो अनुप्रयोग है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में श्रेणीबद्ध क्रम में तीसरा चरण है और इस स्तर पर छात्रों को नई परिस्थितियों में तथ्यों और सिद्धांतों के ज्ञान या समझ का उपयोग करने में ये सक्षम बनाता है। और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो छात्रों को नई समस्याओं को हल करने में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने, स्थापित करने या संबंधित करने में सक्षम बनाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, स्थापित करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं। पहला विकल्प है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है उपयोगकर्ता और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सूचना तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा के सभी रूपों को बनाने, संग्रहित करने, सुरक्षित करने और विनियमन करने के लिए किसी भी भंडारण, नेटवर्किंग और अन्य भौतिक उपकरणों, बुनियादी ढांचों और प्रक्रियाओं का उपयोग है। सूचना प्रौद्योगिकी के 5 घटक हैं। कौन कौन से? पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा है टेली कम्युनिकेशन, चौथा है डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस और चौथा है मानव संसाधन यानी कि उपयोगकर्ता। तो ये सभी इसके घटक हैं, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये 5 घटक आपको याद भी रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? पहला विकल्प है ज्ञानार्जन, दूसरा है बोध का विकास, तीसरा है ज्ञानोपयोग और चौथा है क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो मानचित्र एक सपाट सतह पर खींचे गए स्थानों की भौतिक विशेषताओं का एक आरेखीय चित्रण है। इसमें पूछा गया है कि मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। तो क्रियात्मक कौशलों का विकास, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है दुर्खीम, दूसरा विकल्प है बोसिंग, तीसरा है अरस्तु और चौथा है टीपी नन। तो दुर्खीम के अनुसार शिक्षा नई पीढ़ी का वह सामाजिकरण है जिसके द्वारा वे विद्यमान व्यवस्था से संबंधित होते हैं, और इन्होंने कहा है कि शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, दुर्खीम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला विकल्प है हार्वर्ड मॉडल, दूसरा है मॉरिसन मॉडल, तीसरा है आशुबल मॉडल और चौथा है टर्नर टीचिंग मॉडल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉडल के मुख्य प्रस्तावक मॉरिसन हैं, और मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बी विकल्प इसमें सही है। मॉरिसन मॉडल के 5 चरण हैं, कौन कौन से हैं? पहला अन्वेषण है, दूसरा प्रस्तुतिकरण है, तीसरा आत्मसातकरण है, चौथा संगठन है और पांचवा है सस्वर पाठन। तो ये 5 चरण भी आपको याद रखने हैं। हार्वर्ड मॉडल जो है इसमें पंच पदीय प्रणाली के बारे में बताया गया है। आशुबल मॉडल, तो आशुबल का मानना था कि अधिगम निगमनात्मक तरीके से किया जाता है। और टर्नर टीचिंग मॉडल, तो यह शिक्षण का यह जो मॉडल है कौशल समस्या का समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित शिक्षण का उपयोग करता है। तो ये सब भी साथ में याद रखना है और इसमें आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? पहला है ज्ञान, दूसरा है अधिग्रहण, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक पक्ष की 6 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी हैं? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें अधिग्रहण शामिल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य नहीं है पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। पहला विकल्प है टीसीआई, अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, दूसरा है एलसीआई, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, तीसरा है टीएलसीआई, इंटरैक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन और चौथा है जीसीआई, समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जीसीआई, समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो अभ्यर्थियों को दिए गए प्रशिक्षण को बढ़ाने और वर्णन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि अनुदेशन विधि है। और परियोजना विधि शिक्षण की एक आधुनिक विधि है। यह विधि मूल रूप से करके सीखने पर आधारित है और इसमें पूछा गया है कि परियोजना विधि संबंधित है, तो ये समूह नियंत्रित अनुदेशन से संबंधित है, जीसीआई से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? पहला विकल्प है मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, दूसरा है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, तीसरा है मापन बराबर मूल्यांकन और चौथा है मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। तो मूल्यांकन को एक छात्र के व्यक्तित्व के समग्र विकास के रूप में माना जाता है और मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रेक्षणों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है।
अब इसमें पूछा गया है कि मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है। पहला विकल्प है परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है प्रायोजना का सुझाव, तीसरा है सूचना का विश्लेषण और चौथा है प्रायोजना का मूल्यांकन। तो परियोजना विधि अधिगम को प्रभावी बनाती है और विद्यार्थियों को उनके वास्तविक जीवन में यह प्रशिक्षण देती है और यह मुख्य रूप से करके सीखने के अधिगम पर जोर देती है। अब इसमें पूछा गया है कि परियोजना विधि का भाग नहीं है, तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है सूचना का विश्लेषण, ये परियोजना विधि का भाग नहीं है। परियोजना विधि के भाग कौन कौन से हैं। पहला है स्थिति का निर्माण, दूसरा है परियोजना का चुनाव, तीसरा है परियोजना की योजना बनाना, चौथा है परियोजना का निष्पादन, पांचवा है परियोजना का मूल्यांकन और छठवां है परियोजना की रिकॉर्डिंग। तो ये इसके भाग हैं। सूचना का विश्लेषण इसमें नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। पहला है मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, दूसरा है मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, तीसरा है मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए और चौथा है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य केंद्र शिक्षा प्रणाली में असमानताओं को दूर करना, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लड़कियों के लिए। अब इसमें पूछा गया है कि निम्न सुझाव नहीं दिया गया, तो प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये सुझाव नहीं दिया गया है। जो सुझाव दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। यह मूल्य निर्धारण में नियमितता पर जोर देता है, बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करने के लिए जोर देता है और परीक्षा के दौरान बच्चे पर दबाव को कम करने में सहायता करता है, छात्रों के कार्यभार को कम करता है क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की प्रकृति बहुत विशाल है और यह उद्देश्य आधारित होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन केंद्रित होता है, शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाता है। तो ये सुझाव दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये सुझाव नहीं दिया गया, तो डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। पहला विकल्प है पोस्टर, दूसरा है समय तालिकाएं, तीसरा है रेखा चित्र और चौथा है ग्राफ। तो कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है पूछा गया है, तो ग्राफ, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। पहला विकल्प है भ्रमण, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है अवलोकन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो पूछा गया है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह होता है संग्रहालय, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। पहला विकल्प है व्याख्यान, दूसरा है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा है प्रयोग विधि और चौथा है प्रयोगशाला विधि। तो इसमें जो व्याख्यान विधि है यह बाल केंद्रित नहीं है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो बाल केंद्रित विधि होती है वह बच्चे के अनुभवों और आवश्यकताओं को प्रमुखता देती है, तो इसमें ए विकल्प सही है। तो 30 प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।